बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, कोर्स आउटलाइन के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनका लिंक शेयर कर दूंगा। तो बड़ी आसानी के साथ आपको 3.1 का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है बेटा, लिंक मौजूद होगा। चले जी, आज हमने स्टार्ट करनी है 3.2 और जो टॉपिक है हमारा आज का वह टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स की टाइप्स कितनी है वो आज हमने मोस्टली तमाम की तमाम टाइप्स पढ़ेंगे और उनकी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करना सीखेंगे कौन सा मैट्रिक्स और किस तरह पहचान की जाती है किसी भी मैट्रिक्स की अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन किया हो। और यहां पर मोस्टली डेफिनेशन है 3.2 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ भी सकता है, लेकिन आपको डेफिनेशंस का पता होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर ये जो 1 2 3 क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली एमसीक्यूज के सवाल हैं, लेकिन इनसे जो रिलेटेड डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। वो तमाम की तमाम आपने याद करनी है। वो पेज नंबर 50 से लेकर 52 तक ये 12 डेफिनेशंस बनती हैं, तो तमाम की तमाम आपने याद करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैं पहले डेफिनेशन को समझाऊंगा एग्जांपल्स के थ्रू, फिर हम स्टार्ट करेंगे 3.2। फिर हमारे लिए 3.2 के सॉल्यूशंस यानी इनको सॉल्व करना, इनको समझना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो डेफिनेशन को लाजमी समझना है आपने। डेफिनेशन समझ आएंगी तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है बेटा, चलिए आइए अब पहले डेफिनेशंस को समझ लेते हैं, फिर हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। चल बेटा, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस हैं पहले उसे अच्छी तरीके से समझेंगे, फिर ये एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम की तमाम डेफिनेशंस जो कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के अंदर ये डेफिनेशन लास्ट में पूछी जाती है, तो आपने इन डेफिनेशन को जितने भी हम पढ़ेंगे 3.2 के अंदर ऑलमोस्ट 12 डेफिनेशन है, 12 डेफिनेशन है, तमाम को समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये डेफिनेशन समझ आ जाएंगी तो 3.2 को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहली डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक रो हो, जैसे ये मैट्रिक्स ए नजर आ रहा है, इसमें एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स बी, इसमें भी एक रो है हॉरिजॉन्टल, ये हम पढ़ चुके हैं। रो सिंपल, जब हमने 3.1 को सोल्व किया था वहां पर हमने समझा था एंट्रीज रिटर्न इन हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की शक्ल में एंट्रीज हो तो वो रो कहलाती है। और जितनी भी रो हो मैट्रिक्स के अंदर, सॉरी एक ही अगर रो है तो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, साथ साथ उनके ऑर्डर्स भी लिखे हुए हैं, ये आपको आने चाहिए। मैं 3.1 के अंदर इनकी पहचान बता चुका हूं। अब आते हैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ। वो क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये आपको वर्टिकली एक शेप नजर आएगी ऐसे। ठीक है, जब हमने कॉलम की डेफिनेशन पढ़ी थी वहां पर वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करता है वो, तो ये वर्टिकली एक ही है लाइन, तो कॉलम एक है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसका बी मैट्रिक्स का भी एक ही कॉलम है तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। रो चाहे जितनी मर्जी हो जाए, कॉलम एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये है कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास। अब आगे आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जैसे आपको नीचे नजर भी आ रहा है, तमाम की जिस मर्जी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, अगर तमाम वैल्यूज जीरो है मैट्रिक्स के अंदर तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाता है या नल मैट्रिक्स कहलाता है। इफ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर जीरो इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जो मर्जी एक एग्जांपल दे दें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर।
अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन फोर्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए मैट्रिक्स की तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है हमारे पास। ठीक है, जैसे यहां पर नीचे हमें एक एग्जांपल में ए मैट्रिक्स गिवन है, इसकी ये 3 रोज है, 1 2 3। कितनी रोज है? 3 रोज है, 1 2 और 3 कॉलम्स हमारे पास। तो ये 3/3 यानी इसका ऑर्डर 3 है। अगर सिंपल लिखना हो, अगर रोज और कॉलम सेम हो, उसे हम ऑर्डर 3 लिखते हैं, यानी उसकी नंबर ऑफ रोज भी सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास क्या है? सेम है। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स जो गिवन है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? सेम है हमारे पास। ठीक है, अब नीचे एक एग्जांपल समझ ले। आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, ये हमारे पास जर्नल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर भी 3 है, 3 रोज है और 3 ही कॉलम्स हैं। ये A11 A12 A13। A11 से मुराद होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री, A12 से मुराद होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री, A13 से मुराद होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की एंट्री। इसको इस तरह रीड आउट किया जाता है। अगर मुझे इसे पढ़ना होगा, इसे मैं क्या पढ़ूंगा? थर्ड रो सेकंड कॉलम की एंट्री। आपको नजर भी आ रही है, थर्ड रो है और ये सेकंड कॉलम की एंट्री बनती है। अब यहां पे नीचे एक पॉइंट लिखा है, एमसीक्यूज में आ सकता है, A11 A12 सॉरी A22 और A33, 11 2 2 3 3, ये डायगोनल वैल्यूज कहलाती है हमारे पास। क्या कहलाते हैं? ऑल द एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल और लीडिंग डायगोनल कहा जाता है। यानी ये जो एंट्रीज होंगी हमारे पास 1 1 2 2 3 3, इसे प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है, मेन डायगोनल भी कहा जाता है और लीडिंग डायगोनल भी कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एमसीक्यूज के अंदर। अब आगे आते नेक्स्ट डेफिनेशन, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अभी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को समझा है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स में। इसमें हमारे पास क्या होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर? नंबर ऑफ इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, अगर ऑर्डर सेम नहीं है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं है, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम्स है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं है। इसमें भी सेम नहीं है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, और इसमें भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं है। इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम है हमारे पास। ठीक है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल्स आ जाएंगी हमारे पास। अब आगे थे नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल के लिए शर्त है कि वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर वो रेक्टेंगुलर हो तो वो डायगोनल नहीं होगा। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट्स इन मेन डायगोनल इज नॉन जीरो। अभी मैं आपको मेन डायगोनल पढ़ा चुका हूं, ये वैल्यूज मेन डायगोनल होती है हमारे पास, ये वाली एंट्रीज। वो कहते हैं कम से कम इसमें नॉन जीरो, सारी जीरो ना हो, कम से कम एक नॉन जीरो। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो है। तो यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल में वैल्यू सारी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर सारी जीरो नहीं है। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी ये नॉन डायगोनल, ये तो डायगोनल है ना हमारे पास, ये नॉन डायगोनल वैल्यू ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अगर ये नॉन जीरो हो और ये हमारे पास जीरोस हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, आप इसको एग्जांपल के तौर पर इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर मैं इधर लिखना चाहूं 2 0 0 0, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये डायगोनल है हमारे पास। डायगोनल में इसने लिखा एटलीस्ट वन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल इज नॉन जीरो, कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। वो क्या है? 2। ये जीरो हो जाए तो काम चल जाएगा, सारी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी आपने याद रखनी। बच्चे अक्सर समझते हैं कि
सारी नॉन जीरो होनी चाहिए, नहीं सारी नहीं, कम से कम एक नॉन जीरो मेन डायगोनल के अंदर हमें लाजमी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई। अब आगे थे नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? आ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए शर्त है डायगोनल। अक्सर बच्चे यहां पर डेफिनेशन में गलती कर देते हैं। जैसे डायगोनल के लिए शर्त है स्क्वायर होना। आ स्क्वायर मैट्रिक्स, जब डेफिनेशन इसकी स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये लाजमी स्क्वायर होना चाहिए। और स्केलर के लिए शर्त है कि वो डायगोनल होना चाहिए। आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज मेन डायगोनल आर सेम एंड नॉन जीरो। यानी मेन डायगोनल के अंदर तमाम वैल्यूज जीरो नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वन भी ना हो, अदर देन वन हो, नॉन जीरो। तो ये भी क्या आ जाएगा? ये सेम है मेन डायगोनल के अंदर, तो ये भी हमारे पास स्केलर है। ठीक है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ जाएगी, यानी डायगोनल के अंदर सेम वैल्यूज होंगी तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? स्केलर मैट्रिक्स। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट के लिए शर्त है स्केलर का होना। डायगोनल के लिए शर्त है स्क्वायर, स्केलर के लिए शर्त है डायगोनल, और आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स के लिए शर्त है कि वो स्केलर हो। स्केलर क्या होगा? तमाम वैल्यू सेम होती हैं। स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इस मेन डायगोनल्स ऑल एंट्रीज आर वन। तमाम की तमाम वैल्यूज क्या हो? वन। जैसे आपको यहां पर नजर भी आ रहा, आर मैट्रिक्स वैल्यूज क्या है? तमाम की तमाम सेम है और वन है। वन आ गई, यहां पर भी वन आ गई, ये भी वन आ गई। तो हमारे पास ये तीनों, ये वन बाय वन है, ये टू बाय टू है, ये थ्री बाय थ्री के आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स हैं हमारे पास। ठीक है। यहां पर आइडेंटिटी I1 को इस तरह लिखा जाता है। ठीक है। I2 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 यूनिट मैट्रिक्स को इस तरह लिखा जाता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इसको इस तरह लिखा जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आगे रिमेंबर में। A scalar matrix and identity matrix are also diagonal। जो स्केलर होता है, आइडेंटिटी होता है, वो डायगोनल लाजमी होगा। बट डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट स्केलर और आइडेंटिटी। जो डायगोनल होता है वो स्केलर और आइडेंटिटी जरूरी नहीं हो, लेकिन जो आइडेंटिटी और स्केलर है वो लाजमी तौर पर क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है। अब आगे आते हैं इस पेज पे लास्ट डेफिनेशन, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में सवाल भी हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। अगर रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रो में चेंज कर दिया जाए तो वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। उसको किसके साथ लिखते हैं? ए टी के साथ। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसकी ये रो है, इसकी ये वाली रो है। इस रो को अगर कॉलम की शक्ल में लिख दिया जाए, 1 2 4 ये रो में था, 1 2 4 कॉलम में लिख दिया, 8 0 5 ये रो में था, 8 0 5 ये कॉलम के अंदर हमने लिख दिया। यानी इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म के अंदर लिख देंगे। जो रोज थी उसे कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए, वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है हमारे पास। ठीक है। तो यहां पर ये डेफिनेशन भी कंप्लीट है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में ये शॉर्ट के अंदर आती है। ठीक है, इसे मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास ये वाली। दोनों का डिफरेंस पूछता है एग्जाम्स के अंदर, सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए डेफिनेशन को समझते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इट इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वो दोबारा वही बन जाए, चेंज ना हो, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। नीचे एक एग्जांपल है, एग्जांपल आपने लाजमी याद कर लेनी है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, यानी -a के इक्वल उसका आंसर आ जाए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है हमारे पास। ठीक है। तो दोनों डेफिनेशंस आपने याद रखनी है, सिमेट्रिक
एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम्स के अंदर, इसको आपने याद कर लेना है। अब आते हैं लास्ट डेफिनेशन। लास्ट डेफिनेशन बेटा क्या हमारे पास, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ एलिमेंट्स बाय -1। यानी हर एलिमेंट को या -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, साइन चेंज कर दें किसी भी मैट्रिक्स के। जैसे मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ये 3 -6 है, इसका माइनस ए नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, इन दोनों के साइन चेंज करें। ये पॉजिटिव था, इसे नेगेटिव बना दे, ये नेगेटिव था, इसे पॉजिटिव बना दे। यानी कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास दिया हो, उसके अगर साइन चेंज कर दिए जाए तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम हमने डेफिनेशंस पढ़ ली यहां पर। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है टाइप ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, और एक्सरसाइज भी बहुत आसान है। मोस्टली सवाल इसके एमसीक्यूज के अंदर है। लास्ट 3-4 सवाल वो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करनी है 3.2। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ये आपके पास डिफरेंट मैट्रिक्स गिवन है, आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा यूनिट है, कौन सा रो है और कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहां पर कॉपी पर लिख लिया, अब इनके नेम मेंशन करने हैं जितने भी हमें मैट्रिक्स गिवन है। जैसे पहले मुझे एक मैट्रिक्स या ए, अब बताना है इसमें से हमने यूनिट कौन सा है, रो कौन सा है, कॉलम और नल मैट्रिक्स कौन सा है। डेफिनेशन अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ी है, जैसे मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, इसमें सिंपल एक रो है, ये हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, किसी मैट्रिक्स के अंदर जस्ट एक रो हो, क्या हो, एक रो हो, तो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट ए का। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, ये हमें दिया है बी, और ये हमारे पास सिंपल 1 बाय 1 इसका ऑर्डर है बेटा। ठीक है, और इसमें एक एलिमेंट है, वो क्या है, 0। अगर किसी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स, ये एक छोटा सा मैट्रिक्स है, इसमें तमाम वैल्यूज वो एक ही वैल्यू है, वो 0 है। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर तमाम वैल्यूज 0 हो जाएं, जैसे आपको ये नजर भी आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा नल मैट्रिक्स। तो ये भी हमने मेंशन कर लिया यहां पर। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट सी की तरफ। सी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आपने डेफिनेशन अच्छे तरीके से पढ़ी है तो मैंने क्या बताया था, जो डायगोनल की वैल्यूज होती हैं वो 1 होनी चाहिए, ऑल एंट्रीज आर 1 डायगोनल की। तो ये डायगोनल ये आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट कहाँ है तो यूनिट लिखेंगे हम, यूनिट मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाला सी। ठीक है बेटा, अब डी की तरफ भी आते हैं। ये हमें एक मैट्रिक्स है जिसकी तमाम वैल्यूज क्या हैं, जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स की तमाम वैल्यू 0 हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, दैट इज नल मैट्रिक्स। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया हमारे पास। ठीक है, अब आगे थे नेक्स्ट एफ की तरफ। एफ में हमें क्या गिवन है, ये 1 2 3 रोज हैं, रोज 3 है, 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है। क्या है, एक ही कॉलम है। अगर आपको याद हो डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम, अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो, जैसे इसमें एक कॉलम है, इसे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका आंसर भी हमने लिख लिया यहां पर। अब बिल्कुल इसी तरह एफ का भी है, जैसे ई है वैसे ही एफ है, इसमें भी एक ही कॉलम है, इसका ऑर्डर बेटा 3 बाय 1 बनता है, 3 रोज हैं और एक कॉलम है। तो इसका जो आंसर आएगा ये भी क्या आएगा, कॉलम, यानी जिसमें एक कॉलम हो, एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका जो हमें गिवन था। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए तमाम के तमाम जितने भी हमें पार्ट्स गिवन थे। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द गिवन मैट्रिसेस रो कॉलम स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, कि हमने आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन सा रो है, कौन सा कॉलम, कौन सा स्क्वायर और कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर आपने डेफिनेशंस पढ़ लिए, अच्छे तरीके से समझ लिए तो फिर इसे सॉल्व करना भी बहुत आसान होगा हमारे लिए। ठीक है बेटा। चलिए जी, फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, इसमें चेक कर रहे थे। इसमें 1 2 3 यानी रोज कितनी है, 3 है और एक ही कॉलम है। किसी मैट्रिक्स में अगर एक कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। इसका आंसर लिख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट बी की तरफ। इसमें 1 2 रोज हैं, 1 2 और 2 ही कॉलम हैं। 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पर पूरा उतरता है ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट सी की तरफ। इसमें हमारे पास 1 2 रोज हैं। कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, 1 2 और ये 3। कितने कॉलम्स हैं जी, 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है हमारे पास बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, इसका ये जवाब आ जाएगा हमारे पास सी का। अब आ गया थे नेक्स्ट डी की तरफ। तो डी में हमें देखिए इसके चेक करते हैं कितनी रोज और कितने कॉलम्स हमारे पास मौजूद हैं। 1 2 यानी इसकी 2 रोज हैं, 1 2 और 2 ही कॉलम हैं। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जैसे यहां पर था तो इसका भी क्या होगा, आंसर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये डी का आंसर भी आ जाएगा। अब आ गए थे नेक्स्ट ई की तरफ। इसमें चेक करते हैं कितनी रोज कितने कॉलम्स हैं, 1 2 और ये 3 यानी 3 रोज हैं, 1 और 2 कॉलम आ गए हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट सेम यानी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये चीज आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट एफ की तरफ। तो एफ हमें ये मैट्रिक्स गिवन है जिसमें एक रो है, क्या है, एक रो है, 1 2 और ये 3 यानी कितने कॉलम्स बन जाते हैं इसके, 1 2 और 3 वर्टिकली। तो 1/3 यानी इसकी एक रो थी और 3 कॉलम। तो यहां पर अगर एक रो आ जाए तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है। अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है बेटा, रो मैट्रिक्स आता है हमारे पास। ठीक है, अब आ गए थे नेक्स्ट जी की तरफ। इसमें 1 2 और ये 3 यानी हॉरिजेंटल लाइंस 1 2 और 3, 3 रोज हैं, 1 2 और 3, 3 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम आ जाए, इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। चाहे ऑर्डर जितना मर्जी बड़ा हो चाहे ऑर्डर जितना मर्जी छोटा हो। तो यहां पर 3/3 का ये मैट्रिक्स जी गिवन था तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। इसमें चेक करते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। 1 2 3 रोज हैं, 1 और 2 यानी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हमारे पास, 2 हैं यानी 3/2 इसका ऑर्डर बनता है। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, सेम नहीं है रोज और कॉलम्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो यहां पर हमने आइडेंटिफाई कर लिए जितने भी पार्ट्स हमें गिवन थे। रो भी पता चल गया, कॉलम का भी पता चल गया, स्क्वायर का भी पता चल गया और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी पता चल गया। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट 3 स्टार्ट करते हैं अब।
चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं 3.2 का। आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। ये हमारे पास ABCDF तक मैट्रिक्स गिवन है और हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। तो यहाँ पर अगर आपने ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से पढ़ी है, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स, तो फिर आपके लिए इसको समझना बहुत आसान होगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैट्रिक्स मुझे ए गिवन है, तो ए में ये डायगोनल के अंदर अगर वैल्यूज 1 1 आ जाएं, तो मैंने बताया था आपको अगर डायगोनल के अंदर क्या आ जाए 1 1, तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया, इसका यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास, इसका आंसर। अब आ गए थे नेक्स्ट बी की तरफ। अगर डायगोनल में वैल्यू सेम आ जाएं, डायगोनल में वैल्यूज क्या आ जाए, सेम आ जाए, जैसे आपको यहां पर नजर भी आ रहा है, तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्केलर मैट्रिक्स, इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल इज दैट। अगर डायगोनल में 1 1 आ जाए तो यूनिट होता है, अगर डायगोनल में सेम वैल्यूज आ जाए 1 के अलावा तो स्केलर होता है। अब ये सी है, ये डायगोनल तो है, तो डायगोनल की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एटलीस्ट 1, यानी अगर इसको मैं मार्क करूं ये डायगोनल की शक्ल के अंदर, ये डायगोनल है। इधर क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, एटलीस्ट एनी वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट डायगोनल का क्या हो, नॉन जीरो हो। तो इसमें एक नॉन जीरो है, वो कौन सा है, वो है 3। तो ये सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास। क्या है, सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका आंसर ये बन गया हमारे पास, अगर डेफिनेशन क्लियर है। तो डी की तरफ देखते हैं अब। तो यहां पर सेम भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, क्योंकि हमने 3 चीजें देखनी है। स्केलर, स्केलर की पहचान क्या होती है, या तो ये सेम होना चाहिए, यूनिट यहां पर क्या होना चाहिए 1 1, ना सेम है ना 1 1 है, तो फिर ये क्या होगा, डायगोनल होगा। तो एक से ज्यादा भी, सारी जीरो नहीं होनी चाहिए, इधर एक भी जीरो, ये जीरो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इधर भी अगर जीरो होता तो वो डायगोनल नहीं रहता। तो ये दोनों नॉन जीरो हैं, तो ये भी डायगोनल हमारे पास होगा। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। अब आगे आते हैं नेक्स्ट ई की तरफ। अब ये डायगोनल में सेम वैल्यूज हैं, 1 तो नहीं है, 1 के अलावा है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा हमारे पास। कौन सा होगा, स्केलर मैट्रिक्स। तो यहां पर हमें जितने भी पार्ट्स ई और लास्ट में रह गया एफ, सॉरी ई तक ही गिवन है, तो यहां पर हमारा ये वाला सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया 3.2 का। जितने भी पार्ट्स हमें गिवन थे तमाम के तमाम हमने यहां पर कंप्लीट कर दिए। ये पहला मैट्रिक्स यूनिट मिला, दूसरा स्केलर मिला, तीसरा डायगोनल मिला, चौथा भी डायगोनल और लास्ट में स्केलर मिल चुका। तो डेफिनेशन भी क्लियर होती जा रही हैं और आपके लिए यही आसान होगा एग्जांपल्स को याद रखना। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं 3.2 का। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमें 4 मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी और डी की फॉर्म के अंदर। क्या मालूम करना है इसका, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको रिमाइंड में है तो ये डेफिनेशन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, यानी रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया जाए तो वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है हमारे पास। ठीक है, चलो जी, तो पहले मैं ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट करूंगा। तो ए का ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, तो ए का ट्रांसपोज हम इस तरह लिखते हैं ए टी की फॉर्म के अंदर। ये जो रो है, इस रो को मुझे कॉलम में लिखना है, तो ये जो रो है इसको कॉलम में लिखते थे, आ जाएगा ये 2 है, ये 3, ये 2 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 3, ये रो ये कॉलम में लिखेंगे 4 5। ले जी, ये ट्रांसपोज आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये मैट्रिक्स ए गिवन था, इसका ट्रांसपोज, यानी ये रो ये कॉलम बन गई, ये रो ये कॉलम बन गया हमारे पास। ठीक है, अब आ गए थे बी की तरफ। अब बी का ट्रांसपोज लेना है, तो बी ट्रांसपोज से मुराद ये ए की रो है, ये भी ए की रो है, ये भी सॉरी ये रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, यानी 3 रोज हैं और एक कॉलम है। तो इस कॉलम को रो की शक्ल में लिख देते हैं। जरूरी नहीं को रो को कॉलम में लिखा जाए, हम कॉलम को भी रो में लिख सकते हैं आसानी के लिए।
तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसे हम रो के अंदर लिख लेते हैं 3 7 6, यानी कॉलम मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स के अंदर इंटरचेंज करते हैं, यानी इस कॉलम को रो में लिख दिया, ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा। अब आ गए थे नेक्स्ट सी की तरफ। तो सी में तो हमें रो मैट्रिक्स गिवन है, यानी इसमें एक रो है तो इसे कॉलम की शक्ल में लिख देते हैं हम। तो सी का ट्रांसपोज, तो इसे रो को कॉलम में लिख देते हैं 5 -2 4, 5 -2 4, इसको हमने इस शेप के अंदर लिख दिया, ये रो में गिवन था, कॉलम के अंदर लिख दिया। अब आ गए थे नेक्स्ट लास्ट पार्ट डी की तरफ। जब आपने डी का ट्रांसपोज लेना है तो ये रो इसे हम कॉलम की शक्ल में लिखेंगे, देखते जाएं आप जरा। ये रो है, इसे कॉलम में लिखेंगे 2 5, ये रो है, इसे कॉलम की शक्ल में लिखेंगे 3 6, ये रो है, इसे कॉलम की शक्ल में लिखेंगे 4 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये रो कॉलम में आ गया, ये रो कॉलम में आ गया, ये रो कॉलम में आ गया, तो ये भी ट्रांसपोज आ चुका। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है। जितने पार्ट्स हमें गिवन थे उन सब का हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स गिवन है, हमने इनका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है सबका सब। अच्छा बेटा डेफिनेशन हम यहां पर पढ़ चुके हैं, 3.2 से ऊपर लिखी हुई है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल है, आपने जस्ट अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है उसके साइन चेंज कर दें, आपको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मिल जाता है। तो हमने क्या करना है, जस्ट साइन को चेंज करना है। चलो जी सॉल्व करते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। ये ए गिवन है, इसका -a, सिंपल साइन चेंज कर दें आप। ये नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बना दे, जीरो के न्यूट्रल होता है, इसके साथ नेगेटिव भी नहीं होता है ना पॉजिटिव होता है, 0 0 ही रहता है। ये पॉजिटिव 5 है, इसे -5 लिख दें आप। ये हमारे पास क्या है 6 पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगा माइनस, बस ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट बी की तरफ। ये भी हमें मैट्रिक्स गिवन है, इसका नेगेटिव यानी -b, साइन चेंज कर दें सबके सब। -3 है तो +3 हो जाएगा, +3 है तो -3 हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा, +2 है तो -2। जस्ट साइन चेंज किए हमें आंसर मिल गया, ये बी का नेगेटिव मैट्रिक्स आ चुका। अब आगे आते हैं लास्ट सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट हमें क्या गिवन है, ये मैट्रिक्स, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स -c, साइन चेंज करते हैं बच्चों। ये नेगेटिव है, ये +9 हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये -1 आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये -1 आ जाएगा, ये नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमें 3 पार्ट्स गिवन थे, तीनों के तीनों हमने सिंप्लीफाई कर लिए। बड़े सिंपल से सवाल थे। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इफ ए एंड बी, ये हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई दैट, ए के लिए भी साबित करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है। देन जो बी मैट्रिक्स है इसके लिए भी हमने चेक करना है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो किसके बराबर आता है, बी के बराबर आता है हमारे पास। ठीक है, तो चले पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूं। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, इसके लिए हमने प्रूफ करना है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा यही बनता है। तो लिखते हैं टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है, बोथ साइड्स। तो ए है, ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लेना है तो ये रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी, यानी ये 2 3 इधर आ जाएगा कॉलम में, 4 5 ये रो है, ये कॉलम में आ जाएगा। तो ये ट्रांसपोज आ चुका। अगेन ट्रांसपोज 2 दफा लेना है इस सवाल के अंदर, अगेन ट्रांसपोज बोथ साइड्स। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इधर भी और इधर, ये रो है, ये दोबारा कॉलम में आ जाएगा 2 4, ये रो दोबारा कॉलम में आ जाएगा हमारे पास 3
5। ठीक है, अगर गौर से देखें ये 2 3 4 5, 2 3 4 5 ये तो ए के बराबर है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ चुका। तो पहला पार्ट हमने प्रूव्ड कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमें बी मैट्रिक्स गिवन है, उसको भी हमने इसी तरह सॉल्व करना है। चले जी लिख लेते हैं जी, सेकंड पार्ट गिवन दैट, कि हमें क्या गिवन है, मैट्रिक्स बी। बी मैट्रिक्स बेटा आपकी बुक के अंदर लिखा है बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 7 6 5 8। ठीक है, इसको भी हमने प्रूफ करना है कि यही रिजल्ट बने। ये बी मैट्रिक्स की बना, अब हमने यही रिजल्ट प्रूव करना है। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। तो पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं, पहले टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, तो यह बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी, 7 6 ये कॉलम में आ गई, ये रो कॉलम में लिख दिया। अब इस रो को कॉलम में लिखते हैं 5 8। दोबारा ट्रांसपोज लेना है, अगेन ट्रांसपोज बोथ साइड्स, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। जब इसका ट्रांसपोज लेना है 7 5, ये दोबारा कॉलम की शक्ल में आ जाएगा, ये रो ये कॉलम में आ गया, ये रो ये कॉलम में आ जाएगा 6 8। ठीक है बेटा, तो ये दोबारा 7 6 5 8 7 6 5 8, तो ये दोबारा किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ चुका। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। तो हैंस तो ये रिजल्ट भी प्रूव्ड हो गया। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट एल, ये हमें 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने ये साबित करना है ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर कहा था कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी उसका ट्रांसपोज लें वही दोबारा बनना चाहिए। तो इसमें हमने क्या करना है, जब हमने ये प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो हमारा टारगेट क्या है कि एल का ट्रांसपोज लें, वो किसके बराबर है, एल के बराबर। तो ये प्रूफ करना है इस सवाल के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन हमारा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स एल गिवन है विच इज, तो ये आ जाएगा 2 3 4 3 -2 5 4 5 0। ठीक है बेटा, अब टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, जब बोथ साइड्स ट्रांसपोज लेंगे, ये यहां पर एल है तो यह देगा एल का ट्रांसपोज, और इधर जब ट्रांसपोज लेना है, ये रो है 2 3 4, इसे कॉलम में लिखेंगे 2 3 4, यानी इस रो को मैंने इस कॉलम के अंदर लिख दिया। अब इस रो की बारी है 3 -2 5 3 -2 5, ये रो को इस कॉलम के अंदर लिख दिया हमने। उसके बाद ये रो है 4 5 0 4 5 0, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोज इसका। तो ये एल का ट्रांसपोज लें, ये तो दोबारा वही मैट्रिक्स बन गया हमारे पास, कोई चेंज नहीं आया। तो इट्स मीन एल ट्रांसपोज इज इक्वल टू एल इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो चुका। हमने सिमेट्रिक प्रूव करना था, तो सिमेट्रिक के लिए उसका ट्रांसपोज लें, वो वही दोबारा बनना चाहिए। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी बेटा, 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे 3.3 ये एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।